नमस्कार, लॉजिकल टॉपिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। भले ही संविधान लागू हो गया हो, लेकिन आज भी हमारा समाज मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है। ये बात तब सामने आई जब चंद्र ग्रहण के जस्ट बाद आवाज़ मिली, दान दान दान, ग्रहण दान। ये कुछ ऐसी आवाज़ थी जिसमें एक अजीब तरह का कशिश महसूस हुआ। सोचा कि कुछ इस मुद्दे पर बातचीत की जाए। आपको याद होगा, सामाजिक समीकरण को समझने से पहले मान्यवर कांशीराम रासायनिक समीकरणों को बेहतरीन तरीके से समझ चुके थे। मैं उनसे संबंधित 2-3 वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा, फिर चर्चा होगी कि समाज में आज क्या हो रहा है। एक समय था जो दान पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं 2 ग्रुप में बटी थी। एक ऐसे लोग थे जो शिक्षा, पठन पाठन आदि का काम करते थे, पूजा संस्कार कराते थे और उनके बदले उन्हें दान दिया जाता था। एक दूसरा समुदाय था जो ऊपर के तीनों समुदाय की सेवा के एवज में दान पाता था। हालांकि उन्हें सर्वोच्चता की वो पराकाष्ठा भी प्राप्त थी कि मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट था अपने यहाँ, वो उन्हीं के हाथों से माना जाता था। शायद वही समुदाय दान की मांग आज भी कर रहा था। अब सवाल ये है कि स्वतंत्रता के इस दशक में, जब अमृतकाल में हम लोग प्रवेश पा गए हैं और 75 साल संविधान लागू हो चुका है, 75 साल, तब फिर ये चर्चा क्यों करनी पड़ रही है, ये समझने की बात है। और आज हम कुछ दृष्टांत से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। पहले मान्यवर कांशीराम जी का ये थोड़ा सा क्लिप आप देख लीजिए। इस देश में डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इट इज एक खेल चल रहा है इस देश में, जिसमें अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है। देखा आपने, मान्यवर कांशीराम जी का ये वीडियो क्लिप है। ये संसद भवन में उन्होंने कुछ एनालिसिस, कुछ व्याख्याएं की थी। इसमें इन्होंने बताया था कि डेमोक्रेसी जो आज भारत में चल रहा है, वो अमीरों के नोटों से गरीबों के वोट के साथ खेलवाड़ है। रासायनिक समीकरण को समझने वाले मान्यवर कांशीराम एक समुदाय को एकजुट करने के लिए एक नारा दिया था। उन्होंने बताया था कि कैसे सत्ता में पहुंचा जा सकता है, और जब तक आप सत्ता में नहीं पहुंचेंगे तब तक आपकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। उनका ये नारा बहुत फेमस हुआ था। ये नारा क्या था? ये उन्होंने नारा दिया था कि ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण छोड़, बाकी सब हैं DS4। उन्होंने 3 समुदाय को बिल्कुल अलग करके और दलित चेतनाओं में राजनीतिक चेतना का दंभ भरा था। ये परिस्थितियां वैसी थी जब दलित समुदाय, जो बिल्कुल निर्धन था, भूमिहीन था, वैसे समुदाय में हुक्मरान बनने की चेतना भर करके वो संसद में पहुंचे थे। सोचने की बात है। अब देखिए, फिर एक दूसरा क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि कांशीराम क्या कहना चाह रहे हैं। 1951-52 से इस बात के बारे में हमें मालूम है कि अमीर के नोटों से गरीब के वोटों के साथ खेल खेला जाता है, और हम इसको लोगों को, दुनिया वालों को बताते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी है। इसलिए तो रिफॉर्म की, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात बहुत चली है। इस क्लिप को देख लिया आपने। इसमें मान्यवर कांशीराम ने उसी समय शंका जताई थी कि कैसे राजनीतिक दलों के पीछे जो पूंजीपति वर्ग हैं कैसे पैसा लगाते हैं, और पैसा लगा करके और फिर किस प्रकार से गरीबों के वोटों का खिलवाड़ किया जाता है। आज भी ये बात सत्य है। जो भी राजनीतिक दल है आज इतना मजबूत हो गया है कि हम भारत के लोग बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं इन दलों के आगे।
समानता की बात तो सब करता है, लेकिन क्या आज के डेट में कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो अपनी ही संपत्तियों का समानांतर रूप से, नहीं पूरे भारतवर्ष को, अपने ही जो कैडर हैं उसमें समान रूप से अपने पूंजियों का जो है सो वितरण कर दे? मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में समानता की बात करने वाला, आर्थिक समानता या सामाजिक विषमताओं को बात करने वाला कोई भी राजनीतिक दल ऐसा कर पाएगा। अगर ऐसा करता है तो वास्तव में यह क्रांति की शुरुआत होगी, नहीं हो पाएगा। जो समाज आज के डेट में पढ़ा लिखा हो गया, और एक और क्लिप हम दिखाएंगे जस्ट, जो पढ़ने लिखने के लिए जो उच्च वर्ग के लोगों को और ब्राह्मणों को जो गाली दे रहा था, ऐसा भी क्लिप एक दिखाएंगे। आपको ये समझने की चीज़ है कि सामाजिक समरसता, समाज जो है वो सद्भावना से, सहयोग से, प्रेम से चलता है। किसी खास समुदाय को अगर आप टारगेट करेंगे तो समाज में एक अजीब टाइप का कसमकस वाली स्थिति खड़ी हो जाती है और अपने आप को अकेला महसूस किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी समाज हो, सवर्ण समाज हो या फिर मुस्लिम समुदाय हो, कोई भी, किसी भी जात को आप करेंगे, किसी भी धार्मिक समुदाय को अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो वो असहज हो जाएगा। नतीजा आप भी जानते हैं कि सामाजिक समरसता कैसे विखंडित होगी। पढ़ लिखने के बाद आप देखिए एक ऐसा वर्ग जो पढ़ लिख करके और जेएनयू तक पहुंचता है, उस समुदाय का लोग, और वैसे लोग जो महापुरुष हैं, महापुरुष के नाम पर संगठन बना रहे हैं और किस हिसाब से लोगों को गाली दे रहे हैं। आप देखिए इससे सामाजिक समरसता घटेगी या बढ़ेगी, ये खुद एनालिसिस की चीज़ है। पढ़ने लिखने के बाद एक बोध होता है क्या गलत है, क्या सही है, क्या राजनीतिक दलों में सामाजिक समरसताओं को बढ़ाने के लिए उस हिसाब से काम किया गया है जिस हिसाब से समाज में सद्भाव बढ़े? मुझे लगता है कि नहीं किया गया है। नतीजा राजनीति में गाली दिया जा रहा है, कोई किसी को गाली दे, किसी प्रकार का जो है भ्रम पैदा करे, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। अब आप इस वीडियो को देखिए। देख लिया आपने, पढ़े लिखे लोग जो कभी शिक्षा से बिल्कुल महरूम थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी समुदाय के बीच, अगर किसी समुदाय को शिक्षा बांटने का अधिकार था, वो अगर उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया, आप आरोप लगा रहे हैं, तो कहाँ कोई समुदाय जो दूध बेचने वाला समुदाय है वो दूध पहुँचा दिया, कोई फल फूल का बिजनेस करने वाला है या सब्जी बेचने का जो कारोबार कर रहा है, कहाँ सब्जी पहुँचा दिया दलित बस्तियों में? आप हमको बताइए, कोई पहुँचा पाया क्या? मटका बनाने वाला कोई घड़ा पहुँचा दिया क्या? तो जो वास्तविकता है उसको स्वीकार कीजिए और ये मानना पड़ेगा कि सवर्ण समुदाय जितना समाज को दे दिया और संविधान को दे दिया, शायद वैसा न ओबीसी समुदाय कर पाया है अपने समाज के लिए और न ही कोई दूसरा समुदाय। इस पर चर्चा करनी होगी, इस पर मंथन करना होगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सुझाव देना चाहेंगे तो संयमित भाषा में सुझाव जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।